नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ बात करने का प्रयास करते हैं ताकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर आपकी समझ को बेहतर बनाया जा सके, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार खबरों में रही और पर्यावरण से संबंधित थी। एक खबर थी हमारा समुद्र कॉन्फ्रेंस, आवर ओशन कॉन्फ्रेंस। ये साउथ कोरिया में हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट समुद्र प्रदूषण से संबंधित प्रस्तुत की गई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से हमें समुद्र प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए, तेजी से कदम उठाने चाहिए। इससे इस रिपोर्ट से इस बात पर प्रकाश पड़ता है। दूसरी खबर हमारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता से जुड़ी हुई है। एक जो ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी, एक एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी है, उससे जुड़ी हुई है। तो एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और साथ ही भारत ने इसके अंतर्गत किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन सभी पक्षों पर बात करेंगे। रिवर सिटीज अलायंस के लिए वार्षिक एक्शन प्लान घोषित हुआ है, इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है, इसको भी जानेंगे। और फिर जानेंगे लाल मुकुट छत वाला कछुआ के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण आईयूसीएन की क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है जो गंगा में पुनः इसकी वापसी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ इस खबर को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहली खबर हमारी एक कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई है जो हाल ही में साउथ कोरिया के बुसान में हुई है। और ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? और ओशन कॉन्फ्रेंस, हमारा समुद्र कॉन्फ्रेंस। ये साउथ कोरिया के बुसान में हुई है। तो एक हमारा समुद्र कॉन्फ्रेंस क्या है? एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। देशों, कंपनियों और नागरिक समाजों यानी सिविल सोसाइटीज को महासागरों के संरक्षण के लिए एकत्र करने का प्रयास किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सम्मेलन महासागरों को बचाने के लिए, हमारे जो ओशंस हैं उनको संरक्षित करने के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कॉपरेशन और कार्रवाई एक्शंस को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मुख्य रूप से किया जाता है। सम्मेलन में विश्व संसाधन केंद्र यानी वर्ल्ड रिसोर्स सेंटर द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो समुद्रों के सामने मौजूद खतरों और वर्तमान स्थिति पर मुख्य रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करता है। तो इस रिपोर्ट में किस तरह की बातें कही गई हैं, सबसे पहले उसे ही जान लेता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच समुद्री जीवन और प्रदूषण से निपटने के लिए अलग अलग देशों, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लगभग 2600 वचनबद्धताएं प्रकट की गई हैं, अपनी प्रतिबद्धताओं को अभिव्यक्त किया गया है। इनमें से केवल 43% प्रतिबद्धताएं ही पूरी हो पाई हैं, यानी लगभग 1000 प्रतिबद्धताएं पूरी हो पाई हैं, जबकि 38% प्रतिबद्धताएं ऐसी हैं जो कि अभी अपनी प्रगति पर हैं और 18% प्रतिबद्धताएं ऐसी हैं जो अलग अलग देशों या संस्थाओं के द्वारा शुरू ही नहीं की गई हैं। तो समुद्रों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। समुद्री प्रदूषण के सामने या उसको सुलझाने के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि समुद्र में लगातार प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक अपने आप में समुद्र में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, समुद्री बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा मछुआरों के द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रों में मछली पकड़ी जा रही है और ट्रोलिंग के द्वारा मछली पकड़ी जा रही है, जिससे समुद्री क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। प्रवाल मूंगे की होती लगातार क्षति भी समुद्री पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर को प्रदर्शित करती है और अलग अलग जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके आवास क्षेत्र में भी एक गिरावट देखी गई है, चाहे वो तटीय क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो मैंग्रोव क्षेत्र के क्षेत्रफल से संबंधित हो। मैंग्रोव एक महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकट करते हैं। इसके अलावा जो समुद्री घास है उसका जो आवासीय क्षेत्र है उसमें भी एक सिकुड़न देखी गई है। तो इस प्रकार की आवासीय क्षति है जो समुद्र के सामने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट के रूप में हमें देखने में आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्रों की रक्षा के लिए हर साल 175 अरब डॉलर की आवश्यकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है अगर हम समुद्री प्रदूषण को घटाना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसके अलावा क्या क्या बातें कही गई हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग देशों के द्वारा जो लगभग 2600 प्रतिबद्धताएं वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच की गई है, इन प्रतिबद्धताओं का अनुपालन, इनके को फॉलो करने की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी है। तो इस धीमी प्रक्रिया को आगे
बढ़ाने की आवश्यकता है, तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो छोटे देश हैं, कमजोर क्षेत्र हैं, जैसे जो हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं और जो हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो समग्र प्रतिबद्धताएं हैं समुद्री क्षेत्र के प्रदूषण को दूर करने के लिए, उनकी समग्र प्रतिबद्धताएं, जहां तक हम बात करते हैं छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की, तो केवल वो 13% का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, और जो अविकसित देशों की प्रतिबद्धताएं हैं वो केवल 7% हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि समुद्री प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ने वाला है। इन देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास वित्तीय संसाधन अपने प्रदूषण को कम करने के लिए कम है। इसलिए इन देशों की मदद किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे वित्तीय ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है जो वित्तीय ढांचा इनकी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में योगदान दे। यही बात पूरी रिपोर्ट के सार के रूप में हमारे सामने आती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आदिवासी समुदाय हैं और जो स्थानीय समुदाय हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनका प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रकार की योजनाओं में, अलग अलग प्रकार की जो प्रतिबद्धताएं हैं उसमें बेहद कम है। केवल 5% की प्रतिबद्धताओं में ही जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जो स्थानीय समुदाय है, उनका योगदान है। जबकि इन समुदायों के योगदान के माध्यम से हम पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का समाधान तेज गति से और नवाचार तरीके से, एक इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के साथ इनका जुड़ाव बेहद मजबूत है। तो इसको भी सुधारे जाने की आवश्यकता है। लगभग $25 बिलियन की प्रतिबद्ध राशि अभी भी खर्च नहीं हुई है, जो इस काम के लिए, समुद्री प्रदूषण को दूर करने के लिए दी गई थी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका द्वारा अधिकांश प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई है। तो ये रिपोर्ट के बारे में हमारे सामने सामान्य ढांचा आता है। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ढांचे की बात हुई है, फ्रेमवर्क की बात हुई है, जिसको हम जानते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा, जो कि विश्व भर में जैव विविधता को संरक्षित करने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है। कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी पर जो कोप 15 की बैठक हुई थी वर्ष 2022 में, उसके अंतर्गत हमारे सामने, उसी के माध्यम से हमारे सामने आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा। ये जैव विविधता की संरक्षण के लिए वैश्विक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ढांचे में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2023 तक 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2050 तक 4 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। जैव विविधता के लिए खतरों को कम करने, टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने, सतत उपयोग को बढ़ावा देने, लाभों का साझाकरण करने के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर यह पूरा इसका लक्ष्य निर्धारित है, इसका लक्ष्य केंद्रित है। इसी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 3 में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि, 30% जल क्षेत्र और 30% समुद्र संरक्षित किए जाएंगे। इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य को हम किस नाम से जानते हैं? 30x30 लक्ष्य के नाम से जानते हैं। यानी वर्ष 2030 तक विश्व की 30% भूमि, विश्व के 30% जल क्षेत्र और समुद्र को हमें संरक्षित करना है। रिपोर्ट कहती है कि ढांचे के तहत देशों द्वारा धीरे धीरे प्रतिबद्धताओं को लागू किया जा रहा है। यानी जो ये ढांचा हमने जैव विविधता का अपनाया है, जिसके माध्यम से हमें अपनी जैव विविधता को संरक्षित रखना है, ये जो रिपोर्ट कहती है, विश्व वर्ल्ड रिसोर्स सेंटर की रिपोर्ट जो कि इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत की गई है और ओशन कॉन्फ्रेंस में, ये कहती है कि इस ढांचे को अलग अलग देशों द्वारा बहुत ही धीरे तरीके से, बहुत धीमे तरीके से अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू किया जा रहा है। लेकिन इसे पूरा करने के लिए अधिक निधि की, अधिक फंडिंग की और अधिक सहयोग की भी आवश्यकता है। अलग अलग देश आपस में सहयोग करें और फंडिंग के एक ऐसे मैकेनिज्म को उपलब्ध कराएं जो कि अलग अलग देशों को उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करे, मदद प्रदान करे। अब हम अपनी अगली खबर की तरफ लौटते हैं, और अगली खबर हमारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता से जुड़ी हुई है। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता टारगेट रूल्स, लक्ष्य नियम प्रस्तुत किए गए हैं। और ये नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? हमारे देश के मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के द्वारा ये प्रस्तुत किए गए हैं। 16 अप्रैल 2025 को मंत्रालय के द्वारा इन नियमों को नोटिफाई किया गया है। ये नियम ऊर्जा गहन क्षेत्र या उद्योग कौन से होते हैं जहां पर ऊर्जा का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है,
ऊर्जा गहन उद्योगों द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और लक्ष्यों का उद्देश्य है भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और कार्बन क्रेडिट व्यापार प्रणाली को सक्षम बनाना। जो हमने अपनी कार्बन क्रेडिट व्यापार प्रणाली वर्ष 2023 के अंतर्गत निर्मित की है, उसकी उस प्रणाली को और ज्यादा सक्षम बनाना और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार के ये नियम बनाए गए हैं। नियम 60 दिनों की अवधि के लिए सुझावों और आपत्तियों के लिए खुले रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने सुझावों को प्रस्तुत कर सकता है। यहां पर एक शब्द आता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग उद्योगों से आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और कौन सी है? मीथेन है, क्लोरो एक CH4 है। ये महत्व, इसके अलावा ओजोन भी है, ओजोन का योगदान कम है, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं। और ये क्या होती हैं कि ये गैसेस अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ जाए तो इनकी ताकत होती है कि पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित सूर्य की किरणें होती हैं उनको ये ऑब्जर्व कर सकती हैं, उनको ये बना करके रख सकती हैं वायुमंडल में, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और अंततः ये घटना जलवायु परिवर्तन की समस्या को जन्म देती है। तो इस घटना, अब अगर हम किसी भी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, मान लिया कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो किसी प्रोडक्ट की पर यूनिट बनाने में हमारा कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, उस पर यूनिट के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या अन्य गैसेस हो, उनका उत्सर्जन हो रहा है। और पर यूनिट जो किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तीव्रता के नाम से संबोधित करते हैं। एमिशन इंटेंसिटी के रूप में इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि 1 टन सीमेंट या एल्यूमिनियम या कागज उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को ही हम उत्सर्जन इंटेंसिटी के रूप में परिभाषित करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी को टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष के रूप में मापा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ग्रीन हाउस गैसेस हैं, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या मीथेन है, उसका भी मापन कार्बन के रूप में ही किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य ही उनका मापन किया जाता है, और इसके माध्यम से हम टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट समकक्ष के रूप में ये हम एनर्जी इंटेंसिटी, एमिशन इंटेंसिटी को मापते हैं, जो सभी ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण मानक उपाय है। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता उल्लेखनीय है, वो है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, जो वर्ष 2015 में, दिसंबर 2015 में पेरिस में हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों के मुकाबले 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा। नियमों का उद्देश्य क्या है? नियमों का उद्देश्य उद्योगों को एक कम कार्बन विकास की दिशा में प्रेरित करना है, ताकि भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धता को पूरा कर सके। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स के माध्यम से सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योगों में हरित प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। और इसी कारण से ये सारे जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, एक पूरा मानक निर्धारित किया है, ड्राफ्ट रूल्स वो लेकर के इनसे संबंधित आई है। यहां पर एक शब्द आया था, आप जानते हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम वर्ष 2023। तो इस ट्रेडिंग स्कीम को भी ठीक तरीके से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने का एक ढांचा प्रदान करना, एक फ्रेमवर्क प्रदान करना, जिससे ऊर्जा गहन उद्योगों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। जब हम कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, कार्बन व्यापार की बात करते हैं, तो ये व्यवस्था कहां से आई है? 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से आई है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से ये पूरी व्यवस्था आई है। और जब हम कार्बन व्यापार की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मान लिया कोई उद्योग है और इस उद्योग को ये परमिशन है कि ये केवल और केवल 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन कर सकता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर सकता है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वस्तुतः 1 परमिट के बराबर होता है, सामान्यतः 1 परमिट के बराबर होता है। तो इसको 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है इसके पास 10 परमिट है। मान लिया अगर इसने
अपना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो कम किया है, यानी इसने केवल 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, तो इसने बचत कितने परमिट की है? 2 परमिट की इसने बचत की है। अब इस 2 परमिट का ये व्यापार कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के, और ऐसी कोई भी संस्था या सरकार या कोई भी एजेंसी जिसने अपनी स्थापित क्षमता से या अनुमत क्षमता से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, वो इससे ये 2 परमिट ले सकता है, और अपने प्रभाव को, जो उसने प्रभाव उत्पन्न किया है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करके, उस प्रभाव को ऑफसेट कर सकता है, हटा सकता है। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं क्या? कार्बन क्रेडिट का पूरी व्यापारिक व्यवस्था। अब इस व्यापार का एक ढांचा प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में भारत ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत उद्योग अपने उत्सर्जन में कमी लाकर कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करेंगे, जिनका भारत के कार्बन मार्केट्स में व्यापार किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स के अंतर्गत उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने के लिए उत्सर्जन में कमी करें। अगर आप उत्सर्जन में कमी करते हैं तभी तो कार्बन क्रेडिट्स आप अर्जित कर सकते हैं, जिनका फिर आप व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आपकी नीतियां कार्बन उत्सर्जन या आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने पर टिकी हुई है, तो उसका आपको एक फंडिंग के स्तर पर भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी उत्सर्जन, जो आपको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है या आपको एक पूरा ढांचा प्रदान किया गया है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकते हैं, तो उससे कम उत्सर्जन आप कर रहे हैं, और कम उत्सर्जन का आपको फायदा मिल सकता है कार्बन क्रेडिट के व्यापार के अंतर्गत। जिन उद्योगों को लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई होगी, उन्हें क्रेडिट खरीदने होंगे या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से धन का भुगतान करना होगा। या तो वो इंटरनेशनल मार्केट से क्रेडिट खरीदें या उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दंड का भुगतान करना होगा, तो वे कोई भी विकल्प इसके अंतर्गत चुन सकते हैं। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल का आर्टिकल 17 विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है, क्योंकि इसी अनुच्छेद में वो कार्बन क्रेडिट के व्यापार की, कार्बन परमिट का जो व्यापार है जिसको अभी हमने स्पष्ट किया था, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। उन देशों को जो अपने ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करते हैं, वे अन्य देशों से उत्सर्जन परमिट खरीद सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था को हम स्पष्ट कर चुके हैं। यह व्यापार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। उन देशों को वित्तीय लाभ प्रदान करता है जिन्होंने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त किया है, पूरा किया है, और जिन देशों को अतिरिक्त क्रेडिट की आवश्यकता होती है, उनको अतिरिक्त क्रेडिट भी प्राप्त हो जाता है अगर उन्होंने अपनी जो एक अनुमत क्षमता है या अनुमत एक पूरा ढांचा है, उससे ज्यादा अगर उत्सर्जन किया है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो वो अतिरिक्त क्रेडिट किसी और कंपनी से, जिसने अपनी सीमाओं से कम उत्सर्जन किया है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर हमारी रिवर सिटीज अलायंस के लिए वार्षिक एक्शन प्लान से जुड़ी हुई है। तो ये क्या है वार्षिक एक्शन प्लान, ये खबरों में क्यों है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने रिवर सिटीज अलायंस के लिए वर्ष 2025 का एक वार्षिक एक्शन प्लान मंजूर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शहरी नदियों के पुनर्जीवन को मजबूत करना और नदियों के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। योजना में नदियों के प्रबंधन पर आधारित प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और केस स्टडी शामिल किए गए हैं। दिल्ली के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जो अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए एक मॉडल बनेगा, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2021 में हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण पहल है, और इस पहल में जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोनों ही शामिल है। वर्तमान में रिवर सिटीज अलायंस से लगभग 145 शहर जुड़ चुके हैं। इसका उद्देश्य है शहरी नदियों के प्रबंधन में संस्थागत क्षमता, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और अंतर शहरी सहयोग को बढ़ावा देना, अलग अलग शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और जो अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स है उसका निर्माण करना, ताकि अलग अलग जो हमारा शहरी प्लान है, जो हम शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत नदियों के बेहतर प्रबंधन की सुविधा को विकसित कर सके, ताकि हमारे शहर की योजना बेहतर हो सके और नदियों का जो नदी प्रदूषण का मुद्दा हमारे सामने आता है, वो किसी भी प्रकार से शहरीकरण नदियों में प्रदूषण को बढ़ावा न दे। इस प्रकार की व्यवस्था को इसके अंतर्गत विकसित करना है। वर्ष 2025 में रिवर सेंसिटिव मास्टर प्लान, यानी ऐसा मास्टर प्लान विकसित करना जो कि नदियों के प्रति एक संवेदनशील रवैया रखता हो, उसके संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और अधिक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान
विकसित होंगे इसके माध्यम से। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को पंजीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का विघटन कर दिया गया और इसकी जगह किसने ली? राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प ने ली। राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प संरक्षण और प्रबंधन परिषद ने ले ली। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का कायाकल्प सुनिश्चित करना। नमामि गंगे, गंगा को साफ करने हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में भी अभी जानकारी हासिल करेंगे। शहरी नदी प्रबंधन योजना क्या है, यानी URMPs क्या है? एक नवीनतम ढांचा है जो वर्ष 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, यानी जो हमारा शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्था है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, उसके द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी नदी प्रबंधन में पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को शामिल करना, उसको समाहित करना। अब तक कानपुर, अयोध्या, छत्रपति संभाजीनगर, मुरादाबाद और बरेली ने अपने URMPs पेश कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं, और वर्ष 2025 में 25 और URMPs बनाए जाएंगे और अगले 2 से 3 वर्षों में 60 URMPs का निर्माण होगा। अगली खबर हमारी लाल मुकुट छत वाला कछुए से जुड़ी हुई है। तो इसके ये खबर में क्यों है? ये खबर में इसलिए है क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे मिशन के तहत लाल मुकुट छत वाला कछुआ यानी रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल की गंगा में वापसी हुई है। ये कछुआ प्रजाति पहले गंगा से विलुप्त हो चुकी थी। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक नई उम्मीद इसके माध्यम से जगी है कि हम किसी मिशन के माध्यम से नई प्रजाति को, जो प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी हो, उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसके पुराने क्षेत्र में। ये वापसी गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। लाल मुकुट वाला कछुए के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बेटागोर कछुआ। एक संवेदनशील और गंभीर रूप से संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति है। IUCN की रेड लिस्ट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, जो गंगा नदी के किनारे पाई जाती है। तो ये प्रजाति कहां पाई जाती है? गंगा नदी के किनारे पाई जाती है। 30 वर्षों से गंगा के मुख्य चैनल से इस कछुए की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। प्रजाति का प्रमुख वितरण उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये बिल्कुल विलुप्त मानी जा रही थी। लाल मुकुट छत वाला कछुआ की वापसी ने गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की उम्मीदों को फिर से नए सिरे से जगा दिया है। नमामि गंगे परियोजना के बारे में जाने तो भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए चलाए जाने वाला एक संवर्धन कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य न केवल गंगा को स्वच्छ बनाना है, बल्कि उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः बहाल करना है। कछुआ संरक्षण से जुड़ी हुई पहल जैसे कि रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल की वापसी इस मिशन के तहत चलाए गए प्रयासों का हिस्सा है। यानी ये जो रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल की वापसी हुई है, ये नमामि गंगे मिशन के तहत चलाई जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास था, और इस मिशन ने जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है, एक महत्वपूर्ण कदम की ओर इंगित करता है। ये वापसी कहां पर हुई है? उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि में हुई है, जो कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड, तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो गंगा के मुख्य चैनल से जुड़ा हुआ है। यहां पर रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल की पुनः निवास योजना को लागू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के माध्यम से, और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है हैदरपुर आर्द्रभूमि का, ये एक कछुआ अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्षा के मौसम में गंगा के मुख्य चैनल से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। यानी जो बरसात का मौसम है, गंगा के मुख्य चैनल से आर्द्रभूमि क्षेत्र, हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्षा के मौसम में गंगा से पूरी तरह से कनेक्ट होगा, और जैसे ही गंगा से पूरी तरह कनेक्ट होगा तो कछुओं की जो रेड हेडेड रूफ्ड टर्टल है, इनकी पुनः वापसी गंगा के क्षेत्र में हो जाएगी, क्योंकि बरसात के मौसम में ये हैदरपुर आर्द्रभूमि जहां इसका संरक्षण किया गया है, जहां इसकी पुनः वापसी हुई है, ये बरसात के मौसम में गंगा नदी से
जुड़ जाता है और फिर कछुए पूरे क्षेत्र में, गंगा के क्षेत्र में फैल सकते हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है हमारा समुद्र कॉन्फ्रेंस और ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन है पहला भारत, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन अमेरिका है। दूसरा प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कुल मात्रा। ऑप्शन बी है उत्पाद के एक यूनिट उत्पादन में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ऑप्शन सी है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है वर्ष 2020 और ऑप्शन डी है वर्ष 2021। अगला प्रश्न है नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किस प्रजाति के कछुए की गंगा में वापसी हुई है? ऑप्शन ए है लाल मुकुट वाली छतरी, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गलत लिखा, लाल मुकुट छत वाला कछुआ, छतरी वाला नहीं, छत वाला कछुआ। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। ऑप्शन बी है कछुआ टर्टल, ऑप्शन सी है हरा कछुआ ग्रीन टर्टल और ऑप्शन डी ठंडे पानी वाला कछुआ कोल्ड वाटर टर्टल। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।